स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग खिलजी वंश के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये मध्यकालीन भारत का एक हिस्सा है। इसके पहले हम लोगों ने गुलाम वंश के बारे में पढ़ा था, और गुलाम वंश में हमने क्या देखा था कि इसका जो समय था 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक का था। और गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और उसके जो अंतिम शासक थे गुलाम वंश में, जो अंतिम शासक था वो कौन था? कैमूर। ठीक है। अब की हत्या इस कैमूर की हत्या किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। और जलालुद्दीन खिलजी ने कैमूर की हत्या करके अपना खिलजी वंश स्थापना किया। ठीक है। यानी जलालुद्दीन खिलजी किससे संबंधित है? खिलजी वंश से संबंधित है। संबंधित क्या? ये खिलजी वंश के संस्थापक हैं। संस्थापक कैसे? जो गुलाम वंश चलता आ रहा था उसमें जो शासक थे, लास्ट शासक कैमूर की हत्या करी। और कैमूर की हत्या करने के बाद ही सारा जो दिल्ली सल्तनत था उसको अपने हाथों में ले लिया। ठीक है। जिससे इन्होंने अपने नाम पे खिलजी वंश की स्थापना करी। और ये खिलजी वंश के समय की बात करी जाए तो खिलजी वंश का जो समय है 1290 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक का था। ठीक है। यानी कि जो खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? 1290 ईस्वी में। ठीक, जब कैमूर की हत्या करी गई। ठीक, तो यहाँ पर आप सभी को लोग देख सकते हैं कि जो जलालुद्दीन खिलजी हैं इस खिलजी वंश के संस्थापक हैं। और जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बात करी जाए तो इनका शासनकाल जो रहा 1290 से लेकर के 1296 ईस्वी तक रहा। जब ये राजा बना था तो ये 70 साल का था, 70 वर्ष का था। यानी कि ये काफ़ी बुजुर्ग और उदार शासक भी कह सकते हैं। बुजुर्ग और उदार शासक के नाम से किसको जाना जाता है? जलालुद्दीन खिलजी को जाना जाता है। अच्छा, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बात करिए तो जलालुद्दीन खिलजी के दो पुत्र थे। कौन कौन? इब्राहिम और अरकली खां। इब्राहिम और अरकली खां। लेकिन इन दोनों पुत्रों से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। इंपॉर्टेंट कौन है? इस जलालुद्दीन खिलजी का दामाद या फिर भतीजा कह लीजिए। हाँ, यानी कि पहले भतीजा था, फिर जलालुद्दीन खिलजी की पुत्री थी। जलालुद्दीन खिलजी की पुत्री, उससे कौन शादी करता है? इसका भतीजा ही शादी करता है। ठीक, इन लोगों में सब चलता था। ठीक है। तो जो भतीजा या फिर दामाद कह लीजिए कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, यही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आगे जाकर के अगला शासक बनता है। कैसे शासक बनता है उसके उसके लिए हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। अच्छा, ये अलाउद्दीन खिलजी इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक, जब जलालुद्दीन खिलजी शासक था तो जलालुद्दीन खिलजी के समय में कड़ा मानिकपुर का विद्रोह होता है। और ये विद्रोह कौन करता है? मलिक छज्जू। कड़ा मानिकपुर का विद्रोह मलिक छज्जू करता है। और इस विद्रोह को शांत करने के लिए कौन जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो इनका भतीजा था वो कड़ा मानिकपुर के विद्रोह को शांत करने के लिए जाता है। ठीक है, और शांत कर भी देता है। ठीक है। तो इसीलिए जो अलाउद्दीन खिलजी है इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आगे बात करते हैं जो जलालुद्दीन के दरबारी हैं उनके बारे में। जलालुद्दीन के दरबारी में सबसे इंपॉर्टेंट है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बाद हसन दहलवी। ठीक है। अमीर खुसरो इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि ये इन्होंने जो अमीर खुसरो हैं इन्होंने 8 सुल्तानों का दरबार देखा था। ठीक है। 8 सुल्तानों का दरबार देखने वाले एकमात्र कवि कौन है? अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये भी हैं कि इनको तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता था। तूतीय हिंद इसको कहते थे, अमीर खुसरो को। और ये जो हिंदवी भाषा है और खड़ी बोली, हिंदवी या फिर हिंदी और खड़ी बोली भाषा के जनक कौन है? अमीर खुसरो। ठीक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर से पूछ देता है हिंदवी और खड़ी बोली भाषा के जनक कौन है तो वो है अमीर खुसरो। और जो आज का लोकगीत कह सकते हैं कव्वाली, कव्वाली और सितार, तबला, गज़ल, पहेली, ये सब जो लोकगीत और लोक संगीत हैं इन सब के जनक कौन थे? वो भी अमीर खुसरो ही थे। खास करके तबला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि तबला के जनक कौन है? अमीर खुसरो, काफ़ी बार पूछा है। उसी तरीके से तबला हो गया, सितार, कव्वाली, गज़ल, पहेली, ये सब हमको याद रखना है कि इसका जनक कौन है, इसकी ये किसकी देन है? ये अमीर खुसरो की देन है। और अमीर खुसरो फारसी भाषा के बारे में भी ये क्या कहते हैं जानता था। ठीक है। और अमीर खुसरो था कौन? इसके गुरु कौन थे? अमीर खुसरो के गुरु थे निज़ामुद्दीन औलिया। ये पॉइंट भी हमको याद रखना है। ठीक है। अमीर खुसरो के गुरु कौन है? निज़ामुद्दीन औलिया। अब निज़ामुद्दीन औलिया से संबंधित कुछ बात कर लेते हैं। जो निज़ामुद्दीन औलिया हैं इन्होंने 7 राजाओं का दरबार देखा था। 7 राजाओं का दरबार देखा था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कभी किसी के दरबार में नहीं गए। जैसे अमीर खुसरो दरबारी थे ना, दरबार में जाकर के अपना एंटरटेन करते थे राजाओं को, वो काम इन्होंने नहीं किया। ये कभी भी किसी भी राजा के दरबार में नहीं गए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, अच्छा, अब इनके कुछ ग्रंथ हैं जिनमें से इंपॉर्टेंट ग्रंथ है तुगलकनामा। निज़ामुद्दीन औलिया की बात नहीं, ये अमीर खुसरो की बात कर रहा हूँ मैं। अमीर खुसरो के कुछ ग्रंथ हैं। अमीर खुसरो के ग्रंथ में सबसे इंपॉर्टेंट आता है तुगलकनामा और तारीख़ अलाई। तारीख़ अलाई, ये इनके ग्रंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तुगलकनामा और तारीख़ अलाई। तारीख़ अलाई जो है ये अमीर खुसरो का अंतिम ग्रंथ था। ठीक, तारीख़ अलाई अमीर खुसरो का अंतिम ग्रंथ था। ठीक है।
और अमीर खुसरो के अलावा जलालुद्दीन का दरबारी में कौन इंपॉर्टेंट है? हसन दहलवी, बस नाम याद रखना है हमको, ठीक। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। तो जलालुद्दीन के बारे में इतनी बातें हो गई। अब आगे जो जलालुद्दीन के बाद कौन शासक बनता है? तो जलालुद्दीन के बाद जलालुद्दीन की मृत्यु की बात कर लेते हैं। तो जलालुद्दीन की मृत्यु कौन करता है? एक तरीके से जलालुद्दीन की हत्या कौन करता है? उसका भतीजा और दामाद जो अलाउद्दीन खिलजी था, उसी ने किया था, जिसने कड़ा मानिकपुर विद्रोह को शांत किया था, ठीक। वही क्या करता है? वही जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है, ठीक है। और कब करता है? 1296 में, ठीक। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी क्या अगला शासक बनता है, ठीक है। और इसका जो शासनकाल है 1296 से 1316 ईस्वी तक, यानी कि टोटल 20 साल का शासन किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का। अच्छा, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि जो खिलजी वंश है उसका टोटल शासनकाल कितना था? 1290 से लेकर के 1320 तक, यानी 30 साल तक का था। अब 30 साल में अकेले 20 साल कौन राज किया? अलाउद्दीन खिलजी राज करता है। तो अनुमान लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट शासक है ये, ठीक है। तो आगे चलिए हम लोग बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी जो है, इसका ये जो शासक बना 1296 में बना और 1316 तक ये था, ठीक है। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी का जो बचपन का नाम था वो क्या था? अली गुरशास्प। अली गुरशास्प अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक अनपढ़ राजा था। जैसे अकबर अनपढ़ राजा था, वैसे ये भी एक अनपढ़ शासक या फिर राजा अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। अनपढ़ होने के बावजूद इसने बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, बात करेंगे आगे हम लोग, ठीक है। तो बचपन का नाम हो गया अली गुरशास्प। अब इसके कुछ अन्य नाम या फिर उपाधि कह लीजिए, वो है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सिकंदर सानी अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। भारत का समुद्रगुप्त की उपाधि किसको दी गई? ये अलाउद्दीन खिलजी को कहा गया कि भारत का समुद्रगुप्त है, ठीक है। और विश्व का सुल्तान कहा गया इसको। जनता का चरवाहा है ये, चरवाहा नहीं, चरवाहा है, जनता का चरवाहा इसी को कहा गया। और युग का विजेता की उपाधि भी अलाउद्दीन खिलजी को दी गई। तो जितनी भी उपाधियां हैं इसको हमको याद रखनी है। इसमें से सिकंदर सानी, भारत का समुद्रगुप्त, विश्व का सुल्तान, जनता का चरवाहा और युग का विजेता। ज़्यादा कठिन नहीं है याद करना, एक दो बार देखेंगे तो याद हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ उपाधियाँ रही इनकी। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। ये राजा बना तो इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? लाल महल में। लाल महल कहाँ पर है? दिल्ली में, ठीक। यानी कि इसका राज्याभिषेक दिल्ली के लाल महल में हुआ था। और ये जो लाल महल है, ये लाल महल किसने बनवाया था? लाल महल बलबन ने बनवाया था, ठीक है। बलबन ने बनवाया था, ठीक। बलबन से संबंधित एक और पॉइंट ये भी है कि इसने सीरी का किला भी बनवाया था। सीरी का किला का जो नींव है इसने ही रखा था। ये पॉइंट भी हम लोग को याद रखना है। सीरी का किला और लाल महल किसने बनवाया था? बलबन ने बनवाया था। अब आगे बात करते हैं। इसके सेनापति इंपॉर्टेंट हैं। इसके सेनापति में 4 सेनापति जो हैं, उलूग खां, नुसरत खां, जफ़र खां और मलिक कफूर, ठीक है। तो उलूग खां और नुसरत खां हैं, ये उत्तर भारत का जो विजय है वो इन्हीं दोनों को जाता है, उत्तर भारत की विजय का श्रेय, ठीक है। क्यों? आगे देखते हैं। जो उत्तर भारत का अभियान था, उत्तर भारत के अभियान में ये दोनों काफ़ी एक्टिव थे, उलूग खां और नुसरत खां, ठीक है। उत्तर भारत का जो अभियान है उसमें से कौन कौन से अभियान इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट अभियान, यानी सबसे पहला कह सकते हो आप, गुजरात अभियान, जो कि 1298 ईस्वी में किया गया था। और गुजरात में जब ये अभियान किया गया था, क्या कहते हैं, उलूग खां या फिर नुसरत खां ने बेसिकली किया था, ठीक है। तो गुजरात अभियान, अलाउद्दीन खिलजी का जो गुजरात अभियान था ये 1298 में किया गया। तो उस समय पे राजा कौन था? राजा कर्णदेव वहाँ के शासक थे, ठीक है। उसी के खिलाफ, राजा कर्णदेव के खिलाफ ही गुजरात अभियान किया गया, ठीक है। और ये गुजरात अभियान जब किया था किसने? नुसरत खां और उलूग खां ने। तो नुसरत खां ने क्या किया था? नुसरत खां ने मलिक कफूर को खरीदा था। कहाँ से? गुजरात से, ठीक है। तो मलिक कफूर कहाँ पे रहता था, यानी कहाँ पे था? पहले ये गुजरात में था और नुसरत खां ने इसको खरीदा था। अब कितने में खरीदा था? 1000 दिनार में खरीदा था, ठीक है। मलिक कफूर का दाम कितना था? 1000 दिनार। अच्छा, 1000 दिनार में खरीदे जाने के कारण मलिक कफूर का नाम क्या पड़ गया? 1000 दिनारी। ये बात भी हम लोग याद रखेंगे। मलिक कफूर का नाम क्या था? 1000 दिनारी, ठीक। आगे बात करते हैं। और गुजरात अभियान के बाद आता है रणथंभौर अभियान। रणथंभौर अभियान 1301 ईस्वी में किया गया था। और उस समय पे शासक कौन थे रणथंभौर में? हम्मीर देव, ठीक है। अच्छा, ये जो अभियान है इसमें पहले जाता है नुसरत खां, इसमें नुसरत खां जाता है, ठीक है। पहले ये जाता है और ये हो जाता है असफल, ठीक है। अब नुसरत खां के असफल होने के बाद कौन आता है? अलाउद्दीन खिलजी जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जाता है और ये सफल हो जाता है, यानी कि हम्मीर देव को हरा देता है, एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग, ठीक। तो रणथंभौर का जो अभियान था उसमें सबसे पहले नुसरत खां जाता है जो कि असफल हो जाता है। फिर नुसरत खां के असफल होने के बाद कौन जाता है? अलाउद्दीन खिलजी जाते हैं जो कि सफल हो जाते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं जो उत्तर भारत का अभियान है उसमें चित्तौड़गढ़ का अभियान सबसे इंपॉर्टेंट है।
आप सभी को पता होगा जो पद्मावत मूवी आई थी वो इसी पे बेस्ड है, चित्तौड़गढ़ के अभियान से। ठीक है, और ये अभियान किसके खिलाफ हुआ था? राजा रतन सिंह के खिलाफ। राजा राणा रतन सिंह जो है, राणा रतन सिंह, राणा रतन सिंह के खिलाफ ये अभियान किया गया था। ठीक है, अच्छा, अब राणा रतन सिंह से संबंधित जो सेनापति थे इनके, गोरा बादल, ये जान ले। गोरा बादल पूछ लेता है कि किसकी सेना में कार्यरत थे, तो जो गोरा बादल है वो राणा रतन सिंह की सेना में कार्यरत थे। ठीक है, और राणा रतन सिंह के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। राणा रतन सिंह की 2 पत्नियां थीं। पहली थी नागमती और दूसरी थी पद्मावती। ठीक, नागमती और पद्मावती। ठीक है, पहली पत्नी थी ये, दूसरी पत्नी थी पद्मावती। ठीक, अच्छा, राणा रतन सिंह के शासन में एक दामोदर कवि हुआ करते थे। ठीक है, और पद्मावती ने क्या कर दिया था? इस दामोदर कवि का अपमान कर दिया था। अपमान से परेशान होकर के जो दामोदर कवि है वो कहाँ चला जाता है? ये दामोदर कवि कहाँ चला जाता है? ये चला जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है। ठीक, और अलाउद्दीन खिलजी के पास जाकर के क्या कहता है कि एक बहुत सुंदर रानी है पद्मावती, यानी कि पद्मावती का उल्लेख करता है अलाउद्दीन खिलजी के सामने, जिससे अलाउद्दीन खिलजी के मन में पद्मावती को पाने की इच्छा आ जाती है। ठीक है, और इसी कारण ये जो क्या कहते हैं चित्तौड़गढ़ का अभियान है वो करता है कौन? हमारा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, ये सारी जो बातें हैं, ये सारी बातें किसमें? एक ग्रंथ है पद्मावत, उसमें ये सारी बातें वर्णित हैं। ठीक है, पद्मावत ग्रंथ में सारी की सारी बातें वर्णित हैं। और इसके लेखक कौन है इस ग्रंथ के? मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी इस ग्रंथ के लेखक हैं। तो इतनी बातें हमको याद रखनी है। ये जो राणा रतन सिंह हैं उनकी पत्नी पद्मावत के कारण ही ये जो चित्तौड़गढ़ का अभियान हुआ था 1303 में। और ये जो सारा का सारा मैटर है वो किस ग्रंथ में है? पद्मावत ग्रंथ में है। और इस ग्रंथ के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। तो ये सारा चित्तौड़गढ़ के अभियान से संबंधित है। ठीक है, अच्छा, जब ये जीतता कौन है चित्तौड़गढ़ का अभियान जब करता है? तो जाहिर सी बात है अलाउद्दीन खिलजी जीतता है। अलाउद्दीन खिलजी जब चित्तौड़गढ़ को जीत लेता है, चित्तौड़गढ़ को जब अलाउद्दीन खिलजी जीत लेता है तो चित्तौड़गढ़ का जो नाम है वो बदल करके क्या रख देता है? खिजराबाद। ठीक है, खिजराबाद नाम कर देता है। और ये जो खिजराबाद है ये नाम किसके नाम पे रखता है? जो अलाउद्दीन खिलजी है उसका पुत्र खिज्र खान, उसके नाम पे ये जो चित्तौड़गढ़ का नाम है खिजराबाद रखता है। तो इतनी सारी बातें हैं चित्तौड़गढ़ के अभियान से संबंधित। आई होप आप लोग को क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो इसके बाद जो है 1305 में मालवा का अभियान करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, ये भी हमको याद रखना है। तो ये जो 5-4 अभियान हैं, पहला गुजरात अभियान 1298 में, दूसरा रणथंभौर का अभियान 1301 में, तीसरा चित्तौड़गढ़ का अभियान 1303 में, और जो चौथा है मालवा का अभियान 1305 में। ये चारों हमको याद रखना है। जो गुजरात है राजा कर्णदेव के खिलाफ, रणथंभौर का हमीर देव के खिलाफ, चित्तौड़गढ़ का जो है राजा रतन सिंह के खिलाफ। ठीक है, तो ये सारी बातें रहीं किससे संबंधित? उत्तर के अभियान से संबंधित। अब आगे बात करते हैं तो उत्तर के अभियान में कौन कौन एक्टिव थे? उलूग खां और नुसरत खां। उलूग खां और नुसरत खां। अब बात करते हैं ज़फ़र खां के बारे में। तो ज़फ़र खां इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब अलाउद्दीन खिलजी के समय में जब मंगोल आक्रमण हुआ था तो उस मंगोल आक्रमण में ज़फ़र खां मारा गया था। बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे पूछ लेता है कि अलाउद्दीन खिलजी का वो कौन सा सेनापति था जो मंगोल के आक्रमण में मारा गया? तो वो कौन था? ज़फ़र खां था। हाँ, अब बात करते हैं 1000 दिनारी की, यानी कि जो मलिक कफूर है उसकी। मलिक कफूर कहाँ से मिला था, कहाँ से खरीदा गया था? ये जो गुजरात अभियान हुआ था वहीं से इसको खरीदा गया था। कितने में खरीदा गया था? 1000 दिनार में। ठीक है, 1000 दिनार में खरीदे जाने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? 1000 दिनारी। ठीक, तो ये पॉइंट भी हमको याद रखना है। 1000 दिनारी के नाम से कौन जाना जाता है? मलिक कफूर। ठीक है, और इसको दक्षिण विजय का श्रेय जाता है मलिक कफूर जो है। अच्छा, मलिक कफूर के बारे में एक बात बता दूँ, ये एक किन्नर था, ट्रांसजेंडर। ठीक है, मलिक कफूर एक किन्नर था। ठीक, और इसको 1000 दिनारी में खरीदा गया था। और किसने खरीदा था? नुसरत खान ने खरीदा था। ठीक है, 1000 दिनार में खरीदे जाने के कारण इसका नाम 1000 दिनारी पड़ा। ठीक है, और मलिक कफूर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो दक्षिण का विजय है, दक्षिण के विजय का श्रेय किसको जाता है? मलिक कफूर को जाता है। अब दक्षिण विजय में कौन कौन सा विजय का श्रेय इसको जाता है? वारंगल विजय, होयसल विजय और पांडे विजय। तो हमको क्या रखना? 9, 10, 11। 9 में वारंगल विजय, 1309 में वारंगल विजय, और होयसल विजय 1310 में, और जो पांडे विजय है वो 1311 में। ठीक है, अच्छा, एक दक्षिण विजय और है जिसमें मलिक कफूर नहीं गया था। उसमें स्वयं कौन गया था? अलाउद्दीन खिलजी। वो देवगिरी वाला था, देवगिरी अभियान। जो देवगिरी अभियान 1296 में किया गया था, और इसमें अलाउद्दीन खिलजी ही स्वयं गया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो क्या कहते हैं
मलिक कफूर है वो तो आया ही नहीं था। मलिक कफूर कब प्राप्त हुआ? मलिक कफूर प्राप्त हुआ था गुजरात अभियान में, जो कि 1298 में किया गया था। ठीक है, और ये जो देवगिरी का अभियान है वो कब किया गया? 1296 में। ठीक है, तो देवगिरी का अभियान छोड़ करके जो जो दक्षिण के अभियान थे, जिसमें से वारंगल 1309, 1310 में होयसल और 1311 में पांडे, ये सारे अभियान में जो विजय का श्रेय है वो किसको जाता है? वो मलिक कफूर को जाता है। ठीक है, तो ये इतनी सारी बातें रहीं अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे उनसे संबंधित। चलिए अब आगे बात करते हैं जो मलिक कफूर कह रहा हूँ, अलाउद्दीन खिलजी हैं उसके कार्यों से संबंधित। अलाउद्दीन खिलजी के कार्य क्या थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के कार्य में कुछ इंपॉर्टेंट कार्य हैं। तो सबसे पहला कार्य इसने क्या कराया था? बाजार नियंत्रण प्रणाली। ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके शासनकाल में हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अब इसमें क्या था? इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने मंडियों का गठन किया था और जो मूल्य नियंत्रण प्रणाली है उसको निर्धारित किया था। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को, यानी कि कोई वस्तु कितने दाम पर बेची जा रही है उसका डिसीजन अलाउद्दीन खिलजी का था। और अगर से कोई ज़्यादा बेचता है, फिर कोई घपला या घोटाला करता है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो मूल्य नियंत्रण प्रणाली है, बाजार नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को भी इंट्रोड्यूस किया था। अब इसमें क्या था ना कि किसी वस्तु को उस निश्चित दाम से ऊपर नहीं बेचा जा सकता। अगर से ऐसा कोई कर रहा है तो उसके लिए गुप्तचर बिठाए थे इसने। बाजार में गुप्तचर छोड़ रखे थे, अगर कोई अधिक दाम पर बेच रहा है तो उसको पकड़ा जाए और पकड़ने के बाद सजा दी जाती थी। ठीक है, तो ये रहा बाजार नियंत्रण प्रणाली। ठीक है, अच्छा, बाजार नियंत्रण प्रणाली मैंने मंडी के बारे में बताया था, इसने मंडियों का गठन किया था। ठीक है, अच्छा, जो मंडियों का गठन किया था उसमें मंडियों का जो प्रमुख होता है, उस मंडियों का जो प्रमुख होता है उसका उस मंडी के प्रमुख को क्या कहते थे? सहना ए मंडी। सहना ए मंडी। ठीक, ये मंडियों को जो गठन किया गया था उसका जो प्रमुख बनाया गया था उसका पद का नाम क्या था? सहना ए मंडी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इसने अपने समय में स्थायी सेना रखी थी। ठीक, स्थायी सेना का मतलब जो सेना है 24 घंटे इन्हीं की सेवा में तत्पर रहेंगे। इसके पहले जितने भी शासक रहे हैं वो लगभग एकता प्रणाली पे सेना को रिक्रूट करते थे या भर्ती करते थे। जब ज़रूरत होती थी तभी सेना को भर्ती करते थे। ठीक है, लेकिन इसने क्या रखी थी? इसने एक स्थायी सेना रखी थी और स्थायी सेना को नगद वेतन देता था। नगद वेतन का मतलब एकता प्रणाली इसने समाप्त कर दी थी। ठीक है, एकता प्रणाली में क्या था? जो ज़मीन का टुकड़ा दिया जाता था वो नहीं देता था, ज़मीन का टुकड़ा। ठीक है, ज़मीन के टुकड़े की जगह पे क्या कहते हैं, जिसकी जितनी ज़रूरत होती थी उसको उतना वेतन देता था। ठीक है, और हुलिया लिखवाना भी इसी ने शुरू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, पहचान के लिए बेसिकली हुलिया लिखवाने की प्रथा भी इसने शुरू की थी और घोड़ा दागने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। और ये जो घोड़ा दागने की प्रथा है ये केवल उन घोड़ों के लिए जो कि सेना में अपना योगदान देते थे, केवल उन्हीं घोड़ों को दागा जाता था। ठीक है, तो बाजार नियंत्रण प्रणाली, स्थायी सेना और स्थायी सेना के लिए नगद वेतन, हुलिया लिखवाने वाली प्रथा और घोड़ा दागने की प्रथा, ये सब किसके शासनकाल में हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुई थी। अच्छा, अब इससे संबंधित कुछ कर भी हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ कर भी लगाए थे, जिसमें पहले आता है व्यापारी कर। व्यापारी कर की बात करी जाए तो व्यापारी कर जो है ये व्यापार करने पर लगाया जाता था। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर भेदभाव था। जो मुस्लिम थे, मुस्लिम को 5% कर देना रहता था, केवल 5%, और वही जो हिंदू अगर से व्यापार कर रहा है तो हिंदू को 10% कर देना था। ठीक है, और दूसरा है दान भूमि। क्या कहते हैं, दान भूमि के लिए भी जो कर क्या कहते हैं दोनों लोग लेते थे अलाउद्दीन खिलजी के शासन में। ठीक है, तो दान भूमि कर भी इसी संबंधित अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। भू राजस्व कर, भू राजस्व कर की बात करी जाए तो ये जितनी उपज होती थी खेत में, जितनी भी उपज होती थी उसका 50% कहाँ जाता था? राजा के पास जाता था। ठीक है, जो वास्तविक उपज होती थी, वास्तविक उपज का 50% कौन ले लेता था? राजा ले लेता था। ठीक है, अब बात करते हैं खराज कर की। जो खराज कर है ये ज़मीन पर कर लगाया जाता था। ठीक, ये पॉइंट याद रखेंगे, जो खराज कर है वो ज़मीन पर लगाया जाने वाला कर था। खुम्स कर की बात करी जाए, जो खुम्स कर है, जैसे सेना है, अलाउद्दीन खिलजी की जो भी सेना है वो युद्ध में जितना भी सामान लूट करके ले आती है, लूट के लेकर आती है। सेना के अलावा जितने भी लुटेरे रहते हैं जो कि अलाउद्दीन खिलजी के अंतर्गत या फिर शासन में रहते थे, वो अगर से सामान को लूट करके कहीं से लूट पाट के लेकर आते हैं तो 80% हिस्सा, लूट का 80% हिस्सा कहाँ जाता था? राजा के पास जाता था। ठीक है, तो उसी कर को क्या कहते हैं? खुम्स कर। यानी अगर मान लीजिए 100 रुपये लोग लूट के लेकर आए लुटेरे, तो उसमें से 80 रुपये किसको देने रहते थे? 80 रुपये देने रहते थे राजा को, और वही 80 रुपये क्या था? खुम्स कर था। ठीक है, अब इसके बाद गढ़ी कर है।
गढ़ी कर की बात करी जाए तो गढ़ी कर जो है ये घरों पर कर लगाया जाता था। ज़मीन पर जो लगने वाला कर थे वो खराज कर, और क्या कहते हैं उपज पे भू राजस्व कर, और घरों पे लगने वाला कर कौन सा था, गढ़ी कर। उसी तरीके से एक चरी कर भी था। चरी कर जो है वो पशुओं पे लगाया गया। ठीक है, तो पशुओं पे लगाया जाने वाला कर चरी कर घर पे घड़ी कर लगा गया, और जो खरास कर है वो ज़मीन पर लगाया जाने वाला कर था। भू राजस्व कर जो वास्तविक उपज है उसका 50% राजा के पास पहुंचना चाहिए। ठीक है, दान भूमि पर भी जो क्या कहते हैं दान भूमि के लिए भी कर इकट्ठा किया जाता था। व्यापारी कर मैंने बता दिया, मुस्लिम के लिए 5% केवल, और हिंदू के लिए 10%। ठीक है, तो ये सारी करें हैं वो अलाउद्दीन खिलजी ने लगाई थी। अब आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी जो है उसकी मृत्यु कैसे हुई। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हुई, और कैसे हुई, जलोदर रोग से। अब जलोदर रोग में क्या होता था, जलोदर रोग में जो अधिक शराब पीते थे ना, अधिक शराब पीने से जलोदर रोग होता था। यानी बेसिकली ये कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कैसे हुई, अधिक शराब पीने से हुई। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा कहाँ पर है, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा कुतुब मीनार के परिसर यानी कि दिल्ली में है। कुतुब मीनार के परिसर में अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा स्थित है। ठीक है, इसे कुछ निर्माण कार्य है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो सीरी का किला जो बलबन ने शुरू कराया था बनवाना, उसको इसने पूरा किया। ठीक है, सीरी किला किसने बनवाना शुरू किया था, बलबन ने। ठीक है, बलबन ने सीरी का किला, और लाल महल भी मैंने इसी वीडियो में बताया है कि बलबन ने ही बनवाया था। ठीक है, तो सीरी का किला को किसने पूरा कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। हजार खंबा महल अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। जमायत खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने। अलई का दरवाज़ा, हौस खास, ये सब किसकी देन है, ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में इटली से एक व्यापारी कह सकते हैं, वो आया था कौन, मार्को पोलो। ठीक है, मार्को पोलो इटली का था, और ये मार्को पोलो अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही भारत में आया था। ठीक है, तो जब इसकी मृत्यु हुई 1316 में मृत्यु के बाद अगला शासक कौन बना, मलिक कफूर। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो मलिक कफूर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। जो दक्षिण विजय था वो उसको किसका श्रेय जाता है, मलिक कफूर को ही श्रेय जाता है। ठीक है, तो मलिक कफूर से संबंधित जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी सब हमने डिस्कस कर ली कि गुजरात अभियान से जो नुसरत खां है वो लेकर के आया था 1000 दिनार में, इसलिए इसका नाम 1000 दिनार ही पड़ा। ठीक है, और दक्षिण विजय का श्रेय भी इसी को प्राप्त है। ठीक, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये 36 दिन तक राजा बना रहा। 36 दिन, केवल 36 दिन का शासन था ये। ठीक है, ये किन्नर था, ये पॉइंट तो याद होगा ही आप लोगों को। ठीक, किन्नर था। ठीक है, तो इसका शासनकाल कितने दिन का था, 36 दिन का। ठीक, मैंने पीछे बताया था कि इसका जो वारंगल अभियान है, वारंगल विजय, इसी के दिन है, इसी ने वारंगल जीता था। ठीक है, और वारंगल कब जीता था, 1309, 10 में होयसल, 11 में पांड्य। ठीक, तो जब वारंगल के समय में जब इसने आक्रमण किया तो वहाँ पे शासक कौन थे, काकतीय वंश के राजा रुद्रदेव थे। काकतीय वंश के राजा रुद्रदेव वारंगल के राजा थे। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैं किस लिए बता रहा हूँ कि रुद्रदेव के पास क्या था, कोहिनूर हीरा। ठीक, कोहिनूर हीरा क्या करते हैं, रुद्रदेव मलिक कफूर को दे देते हैं। ठीक है, जो अभी कहाँ है, ब्रिटिश के पैलेस में है। ठीक, तो कोहिनूर हीरा किसके पास था, रुद्रदेव के पास था, और रुद्रदेव से कौन छीनता है, मलिक कफूर। ठीक है, ये बात हमको याद रखनी है। अब आगे बात करते हैं, तब ये राजा नहीं था, जब वारंगल अभियान था वो किया था मलिक कफूर ने, तब ये राजा नहीं था। ठीक है, अच्छा, तो मलिक कफूर के बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है मुबारक खिलजी, 1316 से 1320 ईस्वी तक, और ये अंतिम शासक था। ठीक, क्योंकि 1320 तक तो खिलजी वंश चला ही था। ठीक है, मुबारक खिलजी की बात करिए तो मुबारक खिलजी एक पागल शासक था। ठीक, इसको पागल शासक क्यों कहा गया, क्योंकि ये अमीरों को धन बांटता था, अमीरों को धन बांटता था ये। ठीक, अमीरों को धन बांटने के कारण इसको पागल शासक की या फिर पागल बादशाह की उपाधि दी गई, और इसने स्वयं को खलीफा कहा। एक और रीज़न है पागल कहलाने का। ठीक है, इसने स्वयं को खलीफा कहा था। ठीक है, और पागल होने के बावजूद भी इसके कुछ अभियान इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से कैल क्षेत्र जीता इसने, माबर क्षेत्र जीता, माबर क्षेत्र, और वारंगल क्षेत्र को भी इसने जीता था। जब वारंगल क्षेत्र को इसने दोबारा जीता या फिर लूटा कह सकते हैं, तो वारंगल क्षेत्र पे इसने क्या कर दिया था, खिरास कर लगाया था, खिरास कर। ठीक है, खिरास कर हम लोगों ने खरास कर पढ़ा था, खरास कर यानी कि जो ज़मीन पे लगाया जाता था। ठीक है, ये वो नहीं है, ये दूसरा कर है खिरास कर। खिरास कर बेसिकली क्या था, मुबारक खिलजी ने लगाया था, और इसमें क्या था ना, ये 40 सोने के ईंट 40 सोने के ईंट मांगता था। ठीक, ये 40 सोने की ईंटों की डिमांड करता था इससे, जिस पर ये आक्रमण करने वाला होता था। ठीक है, तो आक्रमण न करने के लिए ये खिरास कर लगाता था उन सभी कमज़ोर राजाओं पर। ठीक है, जो कि इसका सामना न कर पाएँ, तो बचने के लिए क्या करते थे वो, 40 सोने के ईंट किसको दे देते थे, मुबारक खिलजी को दे देते थे। ठीक है, तो यही खिरास कर कहलाया। ठीक है, तो अच्छा, वारंगल, कायल और भाबर ये क्षेत्र इसने जीते थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो मुबारक खिलजी है 1320 ईस्वी में मर जाता है, और इसके साथ ही साथ, इसके मरने के साथ जो खिलजी वंश है वो भी समाप्त हो जाता है। तो ये सारी बातें रहीं खिलजी वंश से संबंधित। तो खिलजी वंश बस यहीं तक था, और ये वीडियो भी यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ।
और अगर से ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके शेयर करिए, और अगर से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो हम लोग तुगलक वंश के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।